चाइना को समझने के लिए आपका बहुत धन्यवाद, क्योंकि यह आने वाले समय भारत के लिए अधिक महत्वपूर्ण है कि वह अपने पड़ोसियों को जाने। तो वीडियो के अंत तक बने रहे, क्योंकि यह कोई रील नहीं है जिसमें सिर्फ अच्छा ही लगता रहे। आज बात करते हैं चीन के सिनेमा की दुनिया में आए जबरदस्त बदलाव की। हाँ, और इसमें वेई झांग नाम की एक अहम शख्सियत के सफर की भी। बिल्कुल। हमारे पास एक लेख के कुछ हिस्से हैं जो वेई झांग की कहानी और चीनी फिल्म इंडस्ट्री के बदलते चेहरे पर रोशनी डालते हैं। हाँ, और हमारा इरादा है ये समझना कि कैसे चीन का फिल्म बाजार इतनी तेजी से बदला, कैसे वहाँ की अपनी फिल्मों ने हॉलीवुड को टक्कर दी। बिल्कुल, और इस पूरी कहानी में वेई झांग जैसे लोगों का तजुर्बा कैसा रहा। तो आइए देखते हैं ये सब कैसे हुआ। तो कहानी शुरू होती है वेई झांग से। उनका जन्म बीजिंग में सांस्कृतिक क्रांति के आखिर में हुआ था। हाँ, वो 1966 से 76 वाला जो उथल पुथल का दौर था। सही। पिता प्रोफेसर थे, तो उन्हें कैंपस में कुछ विदेशी फिल्में देखने को मिल जाती थीं। अच्छा, जो आम थिएटरों में नहीं लगती थी उस वक्त। हाँ, तब जिंदगी काफी सादी थी और टीचर लोग डेंग शाओपिन के 4 आधुनिकीकरण की बातें करते थे। कृषि, टेक, उद्योग और रक्षा में तरक्की। हाँ, वो 2000 तक का लक्ष्य था। फिर 1990 में वेई अमेरिका गई, पेंसिल्वेनिया के एक छोटे से स्कूल में पढ़ने। सोचिए, उस वक्त उनके माता पिता महीने का करीब $50 ही कमाते थे, और उन्होंने $1000 देकर बेटी को भेजा। वहां वेई ने अमेरिकी जिंदगी को करीब से देखा, हाईवे पर गाड़ी चलाना सीखा। और जब वो पहली बार चीन लौटी तो उनके पिता का सपना क्या था? हाँ, बस एक 3 पहियों वाला मोपेड खरीदने का। कितना फर्क था दोनों दुनियाओं में, है ना? बिल्कुल। और फिर उन्होंने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में दाखिला लिया 1997 में। हाँ, और ये वो दौर था जब तियानमेन चौक की घटना के बाद बहुत से चीनी छात्र सोच में थे कि वापस जाएं या अमेरिका में ही रहें। मौके तो वहां ज्यादा थे। सही कहा, लेकिन वेई ने वापस जाने का फैसला किया। उनका मानना था, हम कल के लिए आज को कुर्बान नहीं कर सकते। माँ बाप की देखभाल और चीन में उस वक्त दिख रहे नए अवसर, शायद यही वजह थी। हाँ, बिल्कुल। वो बीजिंग में रूपर्ट मर्डॉक की न्यूज कॉर्प से जुड़ी। उनका करियर तो जैसे बदलते चीन का आईना बन गया, खासकर WTO के बाद। हाँ, उनके डेस्क पर फ्रेंड्स का पोस्टर, फोन पर स्नूपी चार्म, स्टारबक्स कॉफी। एक तरह से वो 2 दुनियाओं को जी रही थी। और हाँ, उनके पिता अब मोपेड नहीं, कार खरीदने की सोच सकते थे। वो 4 आधुनिकीकरण वाकई हकीकत बन रहे थे। फिर आया 2008, जब वेई अलीबाबा से जुड़ी। और 2014 में कंपनी के रिकॉर्ड IPO के बाद उन्हें लॉस एंजल्स में एंटरटेनमेंट बिजनेस संभालने की जिम्मेदारी मिली। शुरुआत में तो अलीबाबा ने हॉलीवुड की बड़ी सेफ फिल्मों में पैसा लगाया। हाँ, जैसे मिशन इम्पॉसिबल, निंजा टर्टल्स, स्टार ट्रेक। ये एक तरह से सुरक्षित दांव था। लेकिन अलीबाबा के फाउंडर जैक मा कुछ और चाहते थे, है ना? हाँ, बिल्कुल। उन्होंने वेई से कहा कि ऐसी फिल्में ढूंढो जो छोटी हों पर जिनमें दम हो और जो पॉजिटिव हो। आम लोगों की कहानियां जिनमें बड़ा दिल हो, जो उम्मीद जगाएं। बिल्कुल, कुछ स्टीवन स्पीलबर्ग की पुरानी फिल्मों जैसा जादू। वही को भी लगा कि चीन के लोग अब यही देखना चाहते हैं। उनका कहना था कि वो दौर बदल रहा था। पहले सब राशन कार्ड पर बराबर थे, अब लोग बड़े सपने देख सकते हैं। हाँ, ये एक ऐसा दौर है जहां लोगों के सपने हैं और वे छोटे आदमी को दुनिया में अपना मौका मिलते देखना चाहते हैं। तो क्या ये अंदाजा सही निकला? क्या ऐसी फिल्में चली फिर? अरे बिल्कुल सही। एक तरफ वुल्फ वॉरियर 2 जैसी एक्शन फिल्म आई, चीन का अपना सुपर हीरो। हाँ, वो तो बहुत चली थी। लेकिन दूसरी तरफ कई ऐसी फिल्में आई जिन्होंने दर्शकों को अंदर तक छुआ, जैसे डाइंग टू सर्वाइव। ओह हाँ, कैंसर के मरीज की सच्ची कहानी, उसने तो कमाल कर दिया था। हाँ, करीब $450 मिलियन कमाए। फिर डिटेक्टिव चाइनाटाउन 2, क्रेजी एलियन, गुड बाय मिस्टर लूजर, अस एंड देम। ये सब कॉमेडी, ड्रामा, रोमांस फिल्में थीं, आम जिंदगी से जुड़ी हुई। और इन्होंने जबरदस्त कमाई की। सिर्फ 3-4 सालों में चीन की टॉप 50 फिल्मों की लिस्ट घरेलू हिट से भर गई। हॉलीवुड पीछे रह गया। हाँ, काफी हद तक। 2020 तक अमेरिका की केवल 17 फिल्में टॉप 50 में थीं और टॉप 10 में तो सिर्फ 1। जबकि 2017 से 2020 के बीच रिलीज हुई करीब 27 चीनी फिल्में इस लिस्ट में थीं। बिल्कुल। अब चीन के बॉक्स ऑफिस पर केवल सबसे बड़ी हॉलीवुड फ्रेंचाइजी फिल्में ही टिक पा रही थी, जैसे एवेंजर्स। हाँ, एंड गेम। तो साफ हो गया कि चीनी डायरेक्टर्स अपनी कहानी कहने में हॉलीवुड से बेहतर साबित हो रहे थे, कम से कम अपने दर्शकों के लिए। हाँ, और इसका एक बड़ा उदाहरण क्रेजी रिच एशियंस फिल्म है। अच्छा, अमेरिका में तो सुपर हिट हुई थी। हाँ, 174 मिलियन कमाए। हाँ। पर चीन में सिर्फ 1.6 मिलियन। इतना कम क्यों? कई कारण थे।
रिलीज में देरी हुई, कुछ लोगों को लगा कि ये चीनियों को पैसे का लालची दिखाती है। और सबसे बड़ी बात ये कि चीन के दर्शकों के लिए पूरी एशियाई कास्ट कोई नई चीज नहीं थी। हाँ। वो तो अपनी रोमांटिक कॉमेडी अपने सितारों के साथ देख ही रहे थे। अच्छा, ये तो बहुत दिलचस्प बात है। हाँ, तो इससे साफ हो गया कि चीन के बॉक्स ऑफिस की जो ग्रोथ थी वो अब चीन में हॉलीवुड की वजह से नहीं बल्कि चीनी फिल्मों की वजह से थी। हॉलीवुड के लिए ये एक बड़ा सबक था। निश्चित रूप से। सिर्फ बाजार में घुसना काफी नहीं है, वहां के लोगों की नब्ज पकड़ना, उनकी कहानियों को समझना जरूरी है। तो हमने देखा कैसे वेई झांग का सफर चीन के बदलते सिनेमा का प्रतीक बना। हाँ, एक साधारण शुरुआत से लेकर वैश्विक असर तक का रास्ता, और कैसे अपनी जड़ों से जुड़ी कहानियों ने बाजी मारी। बिल्कुल। और यहाँ एक दिलचस्प सवाल उठता है सोचने के लिए। क्या? जैसे चीन ने अपनी संस्कृति और कहानियों पर ध्यान देकर दुनिया के फिल्म बाजार में अपनी जगह मजबूत की। हाँ। क्या भविष्य में भारत या अफ्रीका या लैटिन अमेरिका जैसे दूसरे बाजार भी अपनी अनोखी कहानियों के दम पर हॉलीवुड को इसी तरह चुनौती दे पाएंगे? ये वाकई देखने वाली बात होगी। कि आगे के और पहले से रिलीज वीडियो कंटेंट को देखना ना भूले, क्योंकि भविष्य के लिए सिर्फ ज्ञान नहीं, सतर्कता भी जरूरी है। अपने परिवार के साथ शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि अच्छा ज्ञान ही अच्छे भविष्य का आधार है। सतर्क रहें और सबके संपर्क में रहें। धन्यवाद।